बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर इक्यान शाह एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ इसमें हमने एक मरतबा फिर वक्त हासिल किया है। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त भी हैं, मोहसिन भी हैं, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। इसमें मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि इस वक्त ये S&A लॉ एसोसिएट्स के रूए रवा हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 50 से ज़ायद शहरों में इनकी ब्रांचेस जो हैं S&A लॉ एसोसिएट्स की मौजूद हैं। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ख़ास आप किसी भी शहर में हों, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुल्तान में मुकीम हैं तो आप इनसे जो इस वक्त स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करके इनके साथ बिलमुशाफा मुलाकात भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अपने आज के मौजू के बारे में बता दूं और फिर मैं चलूँगा अपने मेहमान की तरफ। पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त हम जो मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जो आपको इनमें से वो सवालात जो अक्सर वक़्त हमारे सामने आते हैं, हमने उनका इंतखाब किया है ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आगही चाहते हैं कि कानून के हवाले से जो है उनके सवालात के क्या जवाबात हो सकते हैं, वो हम उनकी खिदमत में पेश करें ताकि उनका कीमती वक्त जो है वो बच सके। पहली बात ये है कि जो आज की वीडियो में आपके साथ जो हम चीज़ें शेयर करेंगे इसमें पहली चीज़ ये है कि जो फैमिली मुकदमात होते हैं उसके अंदर शहादत देने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होता है। एक तो ये चीज़ हम जान पाएंगे अपने इंतहाई काबिल एहतराम मोहसिन से भी, दोस्त से भी, और इंतहाई सीनियर तरीन वकला में इनका शुमार होता है। दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में हम जान पाएंगे वो है हल्फ का तरीक़ेकार। जो गवाहान होते हैं, जो उनके हल्फ का तरीक़ेकार होता है वो क्या होगा। फिर इसके अलावा जो बयान इन चीफ जो होता है एक वो, और इसके बाद जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एहतियात करनी चाहिए और वो चीज़ जो है वो आपके मुकदमे को मजबूत जो बना सकती हैं, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये आप इस आज की वीडियो में जान पाएंगे। इसके बाद जो दस्तावेजी शहादत है उसके बारे में जो कानून की चीज़ें ऐसी जिनका आपके लिए जानना ज़रूरी है वो क्या होंगी, वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो सबसे अहम चीज़ जो आपके साथ शेयर करने वाली है उसमें कि बहुत सारे बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं हमारे ख़वातीन और हज़रात, उनके बहुत से मामलात फैमिली से रिलेटेड ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में किसी शहर के अंदर, किसी भी शहर के अंदर जो है वो अगर हों तो वो उनके बारे में खासे फ़िक्रमंद होते हैं। और उनके उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन होती है कि वो किस तरह अपने मुकदमात की पैरवी करें। अगर उन्होंने डिफेंस लेना है या उन्होंने कोई मुकदमा कायम करना है या कोई डिक्लेरेशन सूट है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, कोई मैरिज का मामला है, ये फैमिली जो भी फैमिली के इस तरह के मामलात हैं, तो उनके बारे में भी अगर वो बरह रास्त जो है बगैर किसी को पावर ऑफ अटर्नी जो है, या जिसको हम आप समझे कि एक ऐसी दस्तावेज कानून के अंदर जिसमें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो दिए बगैर जो है वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किस तरह अपने मुकदमे की पैरवी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। ये मैंने आपको आज के चंद सवालात बता दिए जिसमें आपकी जो कानून की इल्म है जो कानून का, उसमें आपकी आगही के लिए जो है वो चीज़ें हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मुख्तसर वक्त के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर की जा सकें ताकि आपका इस वीडियो से जो है वो वक्त भी बच सके और आप अपने आने वाले कोई भी ऐसे मामला जिसमें आपको कानून की रहनुमाई दरकार है तो आपको उसमें ये वीडियो जो है ये हमारे नाजरीन के लिए जो है वो एक मददगार साबित हो। तो मैं अब चलता हूँ अपने मेहमान की तरफ, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसी तबीयत है आपकी, खैरियत से? जी सर, ठीक ठाक। आज माशाल्लाह बड़े फ्रेश सर आप नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सर। अच्छा लगता है सर। संडे है ना सर, संडे को फ्रेश होना चाहिए। हाँ बस यही संडे वाला ही मामला आता है सर, वरना तो हम्म अदालतों के अंदर आदमी वैसे ही शाम को बहुत थक चुका होता है। ऐसा ही। अच्छा सर, मैंने कुछ जिक्र जो है अपने इब्तदाइये के अंदर जो है वीडियो के किया है कि जिसमें हम कुछ मामला जो फैमिली मुकदमात से हैं, और इसमें मुझे बड़ी मतलब खुशी होती है कि जब आप वक्त देते हैं
और हमारे नाज़रीन के हवाले से कि माशाल्लाह मतलब आपका 25 साल से जो ज़ायद तजुर्बा है इस कानून के समंदर के अंदर, उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो फ़ैमिली मुकदमात में आपको ये मालूम है कि बड़ी ये चीज़ें लोगों की जो रहनुमाई होती है चूँकि उस तरह दुरुस्त तरीके से नहीं हो सकती, और हर कोई उस तरह आपके साथ मतलब बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी नहीं कर सकता। कुछ लोग बैरून मुल्क में होते हैं, कुछ दूसरे शहरों में होते हैं। तो आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है वो उससे मतलब वक़्त की भी बहुत बचत होती है और रहनुमाई भी हासिल होती है। तो इसमें जो पहला सवाल मेरा आपसे है कि जो फैमिली मुकदमात होते हैं इसमें एक मरहला होता है एविडेंस का जिसमें शहादत आप मतलब जो तरीक़ाकार होता है, तो इसके बारे में थोड़ा-सी रोशनी डालिएगा कि हमारे नाज़रीन जो है वो ये समझ सकें कि जो फैमिली मुकदमात होते हैं उसमें शहादत देने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होता है? बहुत शुक्रिया इकराम साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये लेक्चर इसलिए भी इंतहाई अहम है कि फैमिली मुकदमे में जितना भी बाकी प्रोसीडिंग है, यानी दावा होता है, जवाब दावा है, फिर इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, फिर मुद्दत प्लेंटिफ की शहादत है, फिर डिफेंडेंट की शहादत है, दस्तावेज़ ज़ुबानी, फिर बहस, फिर फैसला। यानी ये मैंने इंतहाई मुख्तसर वक़्त में ट्रायल बता दिया है कि फैमिली मुकदमे का कैसे होता है। अच्छा, इसमें बाकी जितने भी मरहले हैं, वो वुकला हज़रात खुद करते हैं, यानी ड्राफ्ट भी वुकला हज़रात ने करना होता है, बहस भी वुकला हज़रात ने करनी होती है, केस की कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई जवाब देना है, जवाब दरख़्वास्त है, वो सब वुकला हज़रात करते हैं। एविडेंस एक वाहिद चीज़ है, जिसमें लोगों को खुद मैदान में उतरना पड़ता है। यानी ये वाहिद मरहला है, उस पूरे केस के ट्रायल के दौरान, जब वो खुद उनको ज़ाती तौर पर मैदान में आना पड़ता है और उन पर जरा होती है। तो इसलिए ये अहम है, और क्योंकि घरेलू लोग होते हैं, कभी मुकदमा लड़ा नहीं होता, उनके ज़हन में एक थोड़ा-सा प्रेशर भी होता है, ये खौफ होता है कि एक अदालत का अपना माहौल होता है, उसका भी प्रेशर होता है। फिर उनको डर होता है कि अपोनेंट कौंसल पता नहीं कौन से सवाल करे और मैं गलत जवाब दे दूँ तो उसका क्या रिज़ल्ट हो। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम लोग तो मुग़ल हज़रात तो एक्सपर्ट होते हैं क्रॉस के, जरा के। उनको पता होता है कि किस गवाह को कैसे सवाल करने हैं और कैसे उसको काबू करना है या कैसे उसको हमने झूठा साबित करना है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये सादा लोग होते हैं। तो ये पहली बार आ रहे होते हैं एक मुग़ल हज़रात के सामने। तो इसलिए ये अहम है कि एविडेंस कैसे देनी है, इसके मुतल्लिक़ आगाही जो लोगों को होना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वो उन पर प्रेशर कम हो, उनमें कोई कॉन्फिडेंस आए और वो एतमाद के साथ उन सवालों का जवाब दे सकें या मुकदमात में एविडेंस दे सकें, उसका सामना कर सकें। तो एविडेंस यही है जो मैंने आपको बताई है कि जब दावा दायर होता है तो उसके बाद डिफेंडेंट को नोटिस होता है, वो मुद्दा ले हाज़िर आता है, वो जवाब दवा देता है, कोर्ट उन दोनों दावा जवाब दावा को देखते हुए इश्यूज़ फ्रेम करती है, जिनका कोर्ट ने फैसला करना होता है। एविडेंस जो है ना वो प्लीडिंग की बेस पर ही होती है। इस पर आला अदालतों की जजमेंट मौजूद है कि प्लीडिंग से हटकर अगर कोई एविडेंस आ भी जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। यानी गवाह ने जो प्लीडिंग है, दावा है या जवाब दावा है, उसी को जिस तरफ से भी गवाह है वो, उसने उसी को साबित करना है अपनी शहादत पे। वो कोई नई बात कर भी देगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इसलिए जब शहादत में गवाह जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्लीडिंग पढ़ कर जाए। मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तो होते ही हैं, उन्होंने एविडेंस देनी है। लेकिन उनकी सपोर्ट में जो गवाह होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो प्लीडिंग ज़रूर पढ़ें। अगर वो मुद्दई के गवाह हैं, तो वो दावा पढ़ें बार-बार कि मुद्दई का मौक़िफ़ क्या है। और इस तरह मुद्दा के गवाह हैं, तो उनको चाहिए कि जवाब दवा पढ़ें बार-बार कि मुद्दा का मौक़िफ़ क्या है। फिर वकील हज़रात की ज़िम्मेदारी है कि गवाह को तैयारी करवाएँ, समझाएँ कि आपका ये मौक़िफ़ है इस केस में और आपको ये मुतवक्का सवाल हो सकते हैं, उसका मुतवक्का जवाब आपका ये होना चाहिए। तो ये तैयारी करवा कर गवाह को जो है ना वो पेश करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि गवाह को तैयारी नहीं करवाई जाती और आता है गवाह उसको पेश कर देते हैं, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि जो मैं अहम बात बताने जा रहा हूँ कि एविडेंस एक ही बार रिकॉर्ड होती है, ट्रायल कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जितनी भी अदालतें हैं, वहाँ सिर्फ बहस होती है उसी एविडेंस की बिना पे। एविडेंस चेंज नहीं होगी। तो एविडेंस जो है इतनी अहम है, वो जो आधे घंटे की, 1 घंटे की आपका बयान है, वो सुप्रीम कोर्ट तक वही बयान रहेगा। उस बयान के नताइज होंगे। तो इसलिए ये जो आधे घंटे का 1 घंटे का बयान होता है, ये इंतहाई एहतियात के साथ देना चाहिए। जी, बहुत बेहतर। अच्छा, इसमें सर थोड़ा-सा ये ज़रा रोशनी डालिएगा कि एक तो आपने इसकी अहमियत का बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जो ट्रायल कोर्ट में जो भी एक दफ़ा एविडेंस हो जाएगा, ये शहादत जो होगी ये सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे ही चलती है। लेकिन इसका जो तरीक़ाकार है,
वो क्या होता है, जो गवाहान है उनके लिए हल्फ लेने का जो है वो क्या तरीकाकार होता है? सर जो हलफ तो एक ही है सिविल केस में भी, चाहे फौजदारी हो, चाहे सिविल हो और चाहे फैमिली केस हो। ओथ एक्ट है एक, उसमें हलफ का तरीकाकार बयान किया गया है और वो हलफ मैं बता भी देता हूँ। वो हलफ होता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ या कोई बात छुपाऊँ तो अल्लाह का कहर मुझ पे नाज़िल हो। अच्छा, ये तो है एग्ज़ैक्ट वर्ड्स, अगर आप उसको ट्रांसलेट करें जो मौजूद है। इस पे मेरा एक लेक्चर अलग से मौजूद है हलफ के बारे में। लेकिन नॉर्मली थोड़ा-सा ज़्यादा ये इसको सख्त हलफ कह लें हो जाता है, तो नॉर्मली हम ये हलफ नहीं उठवाते, फैमिली केसेज़ में ख़ास तौर पे। सिंपल हलफ होता है कि मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ या कोई बात छुपाऊँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। या बाज़ दफ़ा अल्लाह की कसम भी जो जुमला है स्टार्ट में वो भी निकलवाते हैं। वो सिंपल आ जाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर झूठ बोलूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। इस हद तक हलफ आ जाता है। और फ़ाइल के ऊपर लिखा जाता है बयान बर हलफ। यानी आपने हलफ किसी भी शक्ल में दे दिया हो और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले या पूरे एंड काउंसिल उसपे एतराज़ ना करे, तो वो बयान बर हलफ ही लिखा जाता है और फिर आगे उसके बाद बयान होता है। तो ये हलफ होता है। हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि लोगों के ज़हन में ये कांसेप्ट होता है कि शायद हम अदालत में जाएँगे, हमें कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ देना पड़ेगा या हमारे सर पे कुरान रख के हलफ देना पड़ेगा। तो कई लोगों के ज़हन में ये खौफ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो बता दूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये स्पेशल ओथ है। स्पेशल ओथ सिर्फ़ उस सूरत में उठाया जा सकता है कानून के तहत, जब एक पार्टी ऑफ़र करे और दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। फिर वो कोर्ट बाकायदा उसको तहरीर में लाएगी, उस ऑफ़र को, उस एक्सेप्टेंस को, फिर वो हलफ़ उठवाया जाएगा, उसका बाइंडिंग इफ़ेक्ट होता है। मतलब वो नॉर्मली हलफ़ वो कुरान पाक पे नहीं होता। नॉर्मल हलफ़ वही है जो मैंने अल्फ़ाज़ की शक्ल में बयान किया। ये जो स्पेशल ओथ होता है, ये ऐसे ही है जैसे कि मिसाल देके समझा देता हूँ कि एक खातून ने एक लिस्ट लगाई है सामान-ए-चीज़ की। शौहर जो है, वो कहता है कि ये कोई सामान नहीं लेकर आई थी। ठीक है? अब खातून ये ऑफ़र करे कोर्ट में तहरीरी दरख़्वास्त देकर या बयान देकर कि मेरा शौहर कुरान पाक पर हलफ़ दे दे कि मैं कोई सामान जेल लेकर नहीं आई थी, मैं सामान जेल छोड़ती हूँ, मैं दावा वापस लेती हूँ। ये ऑफ़र उस शौहर तक पहुँचाई जाएगी और वो इसको अगर एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा, कोर्ट लिखेगी, फिर वो वुज़ू करके आएगा, फिर कुरान पाक पर हलफ़ देगा कि ये कोई सामान जेल लेकर नहीं आई थी। उस सूरत में इसका बाइंडिंग इफ़ेक्ट है, वो दावा उसका ख़ारिज हो जाएगा हलफ़ का, क्योंकि उसने स्पेशल ऑफ़र की थी, उसने स्पेशल ऑफ़र कबूल की। दूसरी बात, स्पेशल ऑफ़र अगर की जाए और दूसरा बंदा कबूल ना करे, तो हलफ़ कुरान पे नहीं दिया जा सकता। यानी किसी एक पार्टी की ख़्वाहिश पर कुरान पे हलफ़ नहीं हो सकता। ये अहम बात है। जब तक दोनों एग्री ना हो, यानी एक ऑफ़र करे, दूसरा एक्सेप्ट करे उस स्पेशल ओथ को, तब होता है। नॉर्मल हलफ कुरान पाक पर नहीं होता, वो सादा हलफ होता है, जो मैंने आपको बताया है। इसलिए गवाहान के लंबे हो के ये सादा हलफ है और ये जो है, यही हलफ जो है वो दिया जाएगा। जी, बहुत-बहुत सर, मैं वैसे ये इसी आपके ये जो भी आपने चीज़ बयान फरमाई है, इसमें अपनी इस वीडियो के आखिर में जो है कोई ज़िमनी सवाल जो है वो भी मैं आपसे आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले जिसको हम बयान इन चीफ़ भी कहते हैं, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा मतलब हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो बयान इन चीफ़ होता है, ये क्या होता है? सर, पहले तो मैं बताऊँ कि जब फैमिली दावा दायर होता है, तो उसके साथ ना जो डॉक्यूमेंट्स लगाना ज़रूरी है, उसमें एक फ़र्द गवाहान होती है। जी, जी। लिस्ट ऑफ विटनेसेस उसे कहते हैं, ठीक है? जी। तो फैमिली दावे का कानून ये सिविल के केस में ये कानून नहीं था पहले। जी, जी। फैमिली दावा में शुरू से ये कानून मौजूद है कि फैमिली दावा जब दायर होगा तो उसके साथ एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस लगेगी। यानी जो गवाह, मुद्दइया या मुद्दई जो भी है वो देना चाहता है, तो वो दावे के साथ ही गवाहों की लिस्ट लगाएगा। इवन के जो डॉक्यूमेंट उसने दे रहे हैं एविडेंस में, वो उनकी लिस्ट भी लगाएगा या वो डॉक्यूमेंट्स केस के साथ पेश करेगा। तो ये कानून है। इसी तरह जो जवाब दावा है, मुद्दा जब जवाब दावा देगा, तो वो जो लिस्ट होगी वो भी लगाएगा अपने गवाहों की, जो वो गवाह देना चाहता है शहादत में, और साथ वो जो डॉक्यूमेंट देना चाहता है उनकी लिस्ट भी लगाएगा। तो इस तरह दोनों ने पहले तो लिस्ट लगानी है। उसी लिस्ट के मुताबिक गवाह जो है आ सकते होते हैं। और बयान इन चीफ ये होता है कि जो बयान इब्तिदाई होता है गवाह का या मुद्दई का या गवाह का, मुद्दअ या उसके गवाह का, उसे कहते हैं बयान इन चीफ। अच्छा, ये सिविल केसेस में तो ये बयान डायरेक्ट बोलकर दिया जाता है। लेकिन फैमिली एक्ट में 2002 में जो तरमीम की गई थी, फैमिली एक्ट 1964 में,
उसमें ये इख्तियार दे दिया गया था कि कोर्ट को इख्तियार है कि वो गवाह को फैमिली केस में इजाज़त दे सकती है कि वो अपना बयान इन चीफ बज़रिया बयान हल्फी दाखिल कर सकता है। यानी अब अदालतों में वुकला हज़रात ही हम ही बयान हल्फी जो है ना गवाह का लिखकर उसे पढ़ाकर उसके सिग्नेचर करवा के फिर अदालत में दाखिल कर देते हैं। तो अब वो जो डायरेक्ट बयान करवाना होता था ना गवाह ने, उससे वो बच गए। तो अब कोर्ट को इख्तियार है कि वो इजाज़त दे सकती है बयान हल्फी के ज़रिए एविडेंस देने की, जिसको बयान इन चीफ कहा जाता है। तो वो बयान हल्फी की शक्ल में एग्रीमेंट हो जाता है, वो बयान चला जाता है, फिर सिर्फ़ क्रास ही ज़रा ही होती है दूसरे वकील ने, जो अपोनेंट काउंसिल ने करनी होती है। अच्छा सर, ये भी आपने एक अपना एक लफ्ज़ आपने यहाँ इस्तेमाल किया है कि क्रॉस होता है। तो ये जो क्रॉस है, इसके बारे में ये जो आपने वर्ड अभी बोला है, इसकी थोड़ी-सी तशरीह कर दें कि ये क्रॉस किस चीज़ को कहते हैं सर? क्रॉस कहते हैं जरा करना, यानी जब बयान हल्फी आ गया है गवाह का या बयान आ गया गवाह का, अब जो दूसरा जो अपोनेंट काउंसिल है, दूसरे मुखालिफ पार्टी के जो वकील हैं, वो जरा करेंगे गवाह के बयान के ऊपर, जो उसने बयान दिया कि उसने ये बयान झूठा दिया। उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, जरा की जाती है। वो सवाल करेंगे उसको, उसके उसने जवाब देने होते हैं और कोर्ट में वो लिखने होते हैं। तो ये जरा के बाद ज़बानी जो है वो मुकम्मल होती है। इसे कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग। अच्छा सर, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है, इसके अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात करनी चाहिए फैमिली मुकदमात के हवाले से? एक तो सर ये है कि गवाह जो है ना कोशिश होती है दूसरी पार्टी की कि गवाह को गुस्से में लाया जाए, क्योंकि गवाह जब गुस्से में आ जाएगा तो फिर वो अकल अपनी खो बैठता है, वो उस पुरसुकून अंदाज में जो जवाब दे सकता है, गुस्से की हालत में यकीनन वो उसका जो है याददाश्त भी वो नहीं रहेगी और टेम्परामेंट भी वो नहीं रहेगा। तो गवाह ने गुस्से में नहीं आना, मतलब पुरसुकून अंदाज में खड़ा हो और कोई ऐसी बात आ भी जाए गुस्से वाली, उसको भी उसने अ, उसपे भी गुस्सा नहीं करना, उसको रिलैक्स रहना है उसने, एक बात तो ये हो गई। अच्छा दूसरी बात ये अहम है कि लंबा जवाब देने की कोशिश नहीं करनी। मतलब कई बार होता है ना वकील ने एक सवाल किया गवाह को और आगे पूरी उसने हिस्ट्री बयान करनी शुरू कर दी, उस पर नहीं जाना। जितना सवाल है उतना जवाब दें और उसकी वज़ाहत भी एक लाइन में कर दें, ठीक है? अगर आपने वज़ाहत करनी है जैसे कोई आपसे कहता है कि जी फलाँ पर ये एफआईआर दर्ज हुई थी। तो वो कह सकता है कि जी एफआईआर बिल्कुल दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में इसमें ये एफआईआर झूठी साबित हुई थी और पर्चा खारिज हो गया था, बात खत्म हो गई। पूरी डिटेल नहीं बतानी कि वो फैक्ट्स क्या थे और अ, पर्चा खारिज कैसे हुआ, क्या-क्या हुआ, ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसी तरह जो बात गलत हो दूसरे कौंसल की, उसको आप सिंपल कहें गलत है, बजाए इसके कि आप गुस्से में आ जाएँ, तफ़सील में चले जाएँ। वो अगर खातून से कहे कि आप नाफ़रमान बीवी थी और आप घर से ज़ेवरात चोरी करके ले गई, तो उसका वो सिंपल कहेगी कि ये गलत है, ठीक है? तो वो सिंपल वो शॉर्ट जवाब देगी कि ये गलत है और इतना उसे जवाब देना है। अच्छा फिर मज़ीद कुछ चीज़ें होती हैं जो गवाहों के साथ तैयारी जो होती है पार्टी की, अच्छा उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि सवाल उससे हट के आ जाता है। तो उस पर गलत जवाब देने की बजाय आप कहते हैं कि याद नहीं, यानी कोई डेट पूछी जाती है कि कितने लोग थे उस वक़्त वहाँ पे मौजूद, इस तरह का सवाल कोई हो तो आप बजाए इसके गलत जवाब दे दें। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि पुरानी बात है और इस वक़्त हमें याद नहीं। तो यही चीज़ें बाकी तो केस होता है हर बंदे का आपने अपने केस की तैयारी करनी होती है। खर्चा ना नफ़े का केस हो, तो मुद्दइया ने कोशिश करनी होती है कि मुद्दाले की इनकम अच्छी बताई जाए ताकि उसका खर्चा अच्छा डिग्री हो। जेल के केस में प्लेंटिफ मुद्दइया ने अपने वालिदैन और भाइयों की इनकम अच्छी बतानी होती है, साबित करनी होती है कि वो इतना सामान जेल दे सकते थे। इस तरह हर केस की ना अपनी रिक्वायरमेंट है। तनसीख निकाह खुला केस में नफ़रत बयान करना ज़रूरी है और ऐसे हालात बयान करना ज़रूरी है जिनकी बिना पर उसको शोहर से नफ़रत हुई। गार्डियन केस में ये ज़रूरी है पिटिशनर जो भी हो कि वो बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकता है, बच्चे की बेहतर वेलफेयर जो है वो करने की पोज़ीशन में है। तो हर केस की अपनी रिक्वायरमेंट और डिमांड होती है, उस पर फ़ोकस होना चाहिए कि आपका केस क्या है और आपने उसमें क्या रिप्लाई देना है। फैक्ट्स हर केस के अलग-अलग होते हैं। सही। इसमें सर जो इससे आगे जो चीज़ मतलब एक मरहला आता है, वो हम दस्तावेजी जो शहादत है, उसके बारे में मतलब जो कानून है वो क्या कहता है सर? दस्तावेज़ी शहादत जो है देखिए पहली बात तो ये है कि सेक्शन 17 है पेस्ट पैक्सन फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का, उसमें उन्होंने ये करार दिया है कि अ, फैमिली मुकदमे पर ज़ाब्ता दीवानी और कानूनी शहादत मौजू नहीं होगा, ठीक है? एविडेंस एक्ट जो है मौजू नहीं होगा। अच्छा उसका
कई जज हजरात इवन के गलत मतलब ये लेते हैं कि जी कानून शहादत नहीं है, तो फिर उल्टा वो जो है फैमिली मुकदमे को मजीद जो है वो महदूद कर देते हैं। हालांकि आला अदालतों के फैसला जात मौजूद हैं कि फैमिली मुकदमा जो है उसमें जब ये करार दिया गया कि सीपीसी और कानून शहादत मौजूद नहीं है, वो इसका मतलब फैमिली कोर्ट को मजीद वसी अख्तियार देना है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोई भी ऑर्डर कर सकती है पास। वो पाबंद नहीं है कानून शहादत की, वो पाबंद नहीं है ज़ाब्ता दीवानी की। लेकिन मैं बदनसीबी है हमारी कि कई बार हमें ऐसी सूरत का सामना करना पड़ता है। मुझे अभी पिछले दिनों मुल्तान में ही एक केस में ये हुआ कि एक अहम डॉक्यूमेंट था जो फैमिली कोर्ट में एविडेंस में नहीं दिया जा सका। मेरे पास केस है, मैंने अपील दायर जब की उसकी, तो बाद में मैंने वो डॉक्यूमेंट देने की एक एप्लीकेशन दे दी अपील में। अब अपील के बारे में कई जजमेंट्स मौजूद हैं कि जो अपील है वो दावे का तसलसल है। जो अख्तियार फैमिली कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को हासिल है, वही अख्तियार एपलेट कोर्ट को भी हासिल है। अच्छा, जब मैंने वो एप्लीकेशन दी तो मुझे जज साहब ने कहा कि जी एप्लीकेशन जो है किस कानून के तहत आप दे सकते हैं, हमें मुझे कानून बताएं पहले। यानी इजाफी शहादत की मैं जो दे रहा हूँ एपलेट कोर्ट में, मुझे उन्होंने कहा कानून बताएं। मैंने उससे कहा सर कानून की जहां तक बात है तो फिर फैमिली एक्ट में तो लिखा हुआ है कि ज़ाब्ता दीवानी और कानूनी शहादत मौजूद नहीं है। फिर तो फैमिली एक्ट में अगर हम उसके अंदर महदूद कर रहे हैं खुद को कानून में, तो फिर तो फैमिली कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकती। फैमिली कोर्ट के पास फैमिली जो एक्ट है उसमें तो 711 भी नहीं है, उसमें आर्डर 1 रूल 10 भी नहीं है, उसमें तो किसी की तनख्वाह मदयून डिग्री कुर्की का कोई सेक्शन भी नहीं है, उसमें तो मदयून डिग्री की नीलामी और जदाद की कुर्की का भी कोई सेक्शन नहीं है, उसमें मदयून डिग्री गिरफ्तारी का भी कोई सेक्शन नहीं है। तो उसमें 12(2) भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि फैमिली कोर्ट फिर तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने उनको आला अदालतों के केसला पेश किए कि जिसमें कहा गया कि फैमिली मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने यह नहीं देखना कि कानून कौन सा है, सिर्फ ये देखना है कि क्या किसी कानून में मना तो नहीं किया गया। यानी उस फैमिली मुकदमे की समाअत के दौरान कोर्ट को तमाम अख्तियार हासिल है, वो इवन के अपनी प्रोसीडिंग क्रिएट कर सकती है। हाँ, एक चीज है सिर्फ कि अगर किसी कानून में मना किया गया हो उस चीज से जो आप कोर्ट से मांग रहे हैं, तब वो कोर्ट आपको इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन अगर मना नहीं किया गया तो कोर्ट आपको इजाजत दे सकती है, कोर्ट को अख्तियार है। ये नहीं कोई अदालत कह सकती कि आप कानून बताएं जी किस कानून के तहत आप दे रहे हैं, बल्कि ये देखेंगे क्या किसी कानून में मना है ये। अब अंदाजा करें कि दीवानी मुकदमे में बाकायदा प्रोविजन मौजूद है अपीलेट कोर्ट में एविडेंस देने की, और वो जज साहब मुझसे फैमिली मुकदमे में कानून पूछ रहे थे कि मैं उनको कानून बताऊं किस कानून के तहत दिया। और अल्टीमेटली क्योंकि जो सोच होती है वो उनकी जो सोच थी उन्होंने वही किया और एप्लीकेशन मेरी खारिज कर दी, क्योंकि उनकी सोच वही मौजूद थी कि इसके लिए कोई कानून मुझे बताना चाहिए। तो बहरहाल ये सूरत आती है। तो फैमिली कोर्ट को जो है ना वसी अख्तियारात हासिल है, उसमें न सीपीसी एप्लीकेबल है न कानूनी शहादत है। लेकिन आला अदालतों ने यह भी करार दिया है कि प्रिंसिपल जो है वो सीपीसी और कानूनी शहादत का ही एप्लीकेबल होगा। मतलब रूटीन में सब पूरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जैसे आर्डर 21 है, अब फैमिली एक्ट में जो इजरा का कानून है ना वो सिर्फ एक सफे का है, आप देखेंगे 13 सेक्शन 13 है शायद, तो वो एक सफे का है। जबकि सीपीसी में जो इजरा डिग्री के इजरा का कानून है वो आर्डर 21 है, उसमें 100 से ज्यादा रूल्स है, आप अंदाजा करें। इसलिए अभी 2023 में भी एक जजमेंट आई है रिसेंटली, उन्होंने कहा कि जी जब इजरा दायर होगा अगर तो फैमिली एक्ट में महदूद करेंगे फिर तो इजरा हो ही नहीं सकता, इसलिए आर्डर 21 एप्लीकेबल होगा फैमिली के इजरा पे, क्योंकि इसमें कई जगह खामियां मौजूद है। तो यही है इसमें कि जो अख्तियारात है फैमिली कोर्ट को वसी तरीन अख्तियारात हासिल है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो कोई भी ऑर्डर कर सकती है। इसलिए डॉक्यूमेंट जो दी जाएंगी वो मुनसरे में दिखना जरूरी है, लेकिन फैमिली कोर्ट का अपना अख्तियार है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मुनसरे में नहीं लिखा गया था या दावे जवाब के साथ नहीं दिया गया, लेकिन फैमिली कोर्ट समझे कि वो कानून वो मुकदमे के फैसले के लिए जरूरी है, फैमिली कोर्ट को अपना अख्तियार है कि वो खुद वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, रिकॉर्ड में ला सकती है, तो उसको वसी अख्तियार है। नहीं, बहुत शुक्रिया। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल स्टेट कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं
और अभी ये जो इन्होंने एक नुक्ता बयान किया है, ये बड़ा बारीक नुक्ता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, ना मेरी इसमें इस तरह की कोई ख्वाहिश है कि हमारे नाजरीन जो है वो इस चीज़ को जो है वो कानूनी जो ज़ुबान है अभी, इसमें कुछ अल्फाज ऐसे थे इस गुफ्तगू के अंदर, जैसे अभी जिक्र हुआ, आपने सुना होगा, जिसमें 7-11 है, 12-2 है, ये इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पे ऑर्डर और रूल्स के हवाले से जो है वो वकला हजरात आपस में बातचीत करते वक्त जो है वो इन ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाजरीन के लिए ये समझना ज़रूरी नहीं, बल्कि ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि उनका जो कानूनी जो भी मसला है, उसका जो हल है वो कानून में मौजूद है, और जो वकला इन चीज़ों को समझते हैं वो उनके मुकदमों को बेहतर अंदाज से जो है वो अदालत में और जज के सामने जो है वो पेश कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी वजाहत इसलिए की कि कुछ लोग ये 7-11 या 12-2 या मतलब इस तरह की जो अल्फाज हैं वो उससे कंफ्यूज ना हो। अगर आपका कोई सवाल हो तो जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है, आप उसमें पूछ सकते हैं, और उसका आपको जो है वो मुकम्मल जवाब जो है वो दिया जाएगा उसके अंदर कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये सिर्फ आपको बात समझाने की गर्ज से कि इस तरह के मामलात जो हैं उनको हैंडल करने के लिए जो है वो वकला हजरात के पास वो कानून की वो आगही मौजूद होती है, वो इल्म मौजूद होता है, जिससे वो आपके मुकदमे को जज के सामने बेहतर अंदाज से पेश कर सकते हैं। इसमें एक जो बड़ा अहम नुक्ता जो मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे भी कुछ लोग जो है, जिस तरह पिछले दिनों में पिछले रब्ता किया, जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं थे, यहाँ से गए हुए थे, पाकिस्तानी थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यूएस में होते हैं, बरतानिया में, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे, तो वो लोग रब्ता करते, तो उनके लिए जो है वो ये एक चीज़ होती है कि वो आम तौर पे ये होता है कि किसी न किसी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तार ख़ास या मुख्तार आम जिसको कहते हैं, वो देना पड़ता है। लेकिन अब उसके अंदर भी कुछ मामलात ऐसे हैं जो मैं ये चाहूँगा कि सर इस पे ज़रा थोड़ी आप रोशनी ये डालिएगा कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, अगर वो किसी को मुख्तार ख़ास या मुख्तार आम ना देना चाहें, और वो बज़ाते खुद अपने मुकदमे की पैरवी करना चाहें, तो क्या इसकी कोई इजाज़त मौजूद है कानून में हमारे, कि क्या वो कर सकते हैं इस तरह? ये ऐसा कोई कानून है सर इसके बारे में? इस सवाल से पहले मैं उसका जवाब मुख्तसर अंदाज में दे देता हूँ, जो मैंने 7-11 या 12-2 बताई थी। जी। तो आवाम की आगाही के लिए 7-11 ज़ाब्ता दीवानी का एक सेक्शन है, जिसके तहत कोर्ट को इख्तियार होता है कि दावे को किसी भी स्टेज पे खारिज कर सकती है। जी, जी। इब्तदाई स्टेज में खारिज कर सकती है। सही। जी, जी। वो ऐसा कुछ सेक्शन फैमिली एक्ट में मौजूद नहीं है। जी, जी। 12-2 जो होती है, वो ज़ाब्ता दीवानी का एक सेक्शन है, जो फ्रॉड से डिग्री अगर हासिल की गई हो तो उसको कैंसल कराने की अख्तियार देती है कोर्ट को। जी, जी। ऐसा कोई सेक्शन फैमिली एक्ट में मौजूद नहीं है। फिर सही। 110 जो मैंने कहा, ऑर्डर 1 रूल 10 होता है, वो होता है किसी मुकदमे में फरीक किसी को बनाना या उसको किसी फरीक को खारिज करना। वो कोर्ट का अख्तियार है सिविल कोर्ट में, लेकिन सही। ऐसा कोई सेक्शन फैमिली एक्ट में मौजूद नहीं है। सही। इसलिए मैंने ये सेक्शन बताए हैं कि अगर हम अपने आप को महदूद करेंगे ना फैमिली एक्ट तक, जी, जी। फिर फैमिली कोर्ट काम नहीं कर सकती, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब आ सही। गया दूसरा सवाल कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है कि वो बयान कैसे रिकॉर्ड करा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। कि देखें, केस लड़ने के लिए तो उनको मुख्तार खास देना पड़ेगा। जी, जी। वो एम्बेसी से तस्दीक करवा के भेजेंगे, वो जो गवाह जो भी उनका होगा, मुख्तार खास वही वकील करेगा और वो आगे केस प्रोसीड होगा। जी, जी। हाँ, बयान के वक़्त स्टेटमेंट अगर वो डायरेक्ट खुद भी देना चाहते हैं, जी, जी। तब उनको जो है अख्तियार होगा कि वो अपना जो स्टेटमेंट है वो खुद जो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जी, उसका सेक्शन 11 जो है उसमें पंजाब में तरमीम करके बाकायदा फैमिली कोर्ट को अख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी गवाह का बयान बज़रिया वीडियो लिंक जो है वो या ऑडियो लिंक जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है कोर्ट। जी। तो इसी सेक्शन के तहत जो है वो अदालत में दे सकते हैं दरखास्त के, वो जो डायरेक्ट बयान देना चाहते हैं, खास तौर पे तनसीख रिगा का जो मुकदमा होता है, जी, जी। उसमें जवाब दावे के बाद अदालत मसालत की डेट डालती है, जिसमें दोनों फरीकैन तलब होते हैं। उसमें बाज़ दफ़ा जो बैरून मुल्क शोहर होता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं खुद अदालत को हक़ाइक़ बताऊँ या अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊँ। तो इस कानून के तहत बिल्कुल अख्तियार है, एप्लीकेशन दे के कोर्ट की इजाज़त से जो बयान है वो वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। सही, चलें, ये ये एक बड़ा अहम मतलब नुक्ता था, मतलब जो आपने भी इसमें बयान किया। इसमें अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मतलब जो चीज़ें बात हो रही थी, एक ज़िमनी सवाल था जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि वीडियो के आखिर में जो है वो सवाल जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो सर इसमें मामला यूँ है कि अगर जिस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं
उनमें अगर किसी का इंतकाल जो है वो पाकिस्तान से बाहर होता है किसी भी मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया वगैरह किसी भी मुल्क में, तो वो वहाँ की जहाँ पे बरियल होता है, वो वहाँ बरियल होने के बाद उनको एक डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। तो ये जो डेथ सर्टिफिकेट है, क्या ये पाकिस्तानी अदालतों में काबिल कबूल है? बिल्कुल। देखिए, पहले तो बात ये है कि पता कैसे चलेगा कि वो डेथ सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल है? एक बात तो ये आ गई। उसमें या तो फॉरेन ऑफिस की तस्दीक हो उस डॉक्यूमेंट पे कि ये डॉक्यूमेंट वाक़ई वहाँ का है, ओरिजिनल है, तो वो काबिल कबूल होगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि उस डेथ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पाकिस्तान में डेथ सर्टिफिकेट पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बनवाया जाए। क्योंकि जैसे निकाह होते हैं बैरून मुल्क कुछ लोग कर देते हैं, वहाँ निकाह रजिस्टर्ड भी हो जाता है। तो उसी रजिस्टर्ड निकाहनामे की बेस पर डॉक्यूमेंट की बेस पर पाकिस्तान में निकाह रजिस्टर्ड हो सकता है। और नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो बेहतर होगा कि उसको पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा के करवाया जाए। जी, बहुत बेहतर। ये मैंने ये सवालात जो नाज़रीन अभी आपके सामने जो है वो वीडियो के आगाज़ में भी और ये वीडियो के आखिर में भी एक सवाल था जिसका मैंने अभी आपके सामने तज़किरा किया। इन सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो हमने बड़े मुफ़स्सिल तरीके से जो है उनका अहाता करने की कोशिश की है, ताकि आपको अपने आने वाले कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको कानून की रहनुमाई चाहिए हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात का जवाबात जो हैं वो आपको आपके इल्म में पहले से ही आ चुके हों। तो इसमें मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें एक मर्तबा फिर तुम्हारे जो बड़े प्यारे और बड़े ही मोहतरम दोस्त शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, उन्होंने हमें ये वक्त दिया। आज की वीडियो जो है ये मामूल से थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मौजू जो है वो बड़ा दिलचस्प था, और ये इस हवाले से भी कि बहुत सारे ऐसे जो अभाम होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, वो आपकी मतलब आज की इस वीडियो से जो है ये हमने जो वीलॉग किया है, आपको उसमें मतलब इसमें क्लैरिटी भी आई होगी और आपकी आगही में इजाफा भी हुआ होगा। वीडियो के आखिर में मैं एक मरतबा अपने इस आज के वीलॉग को ख़त्म करने से पहले ये बताता चलूँ कि शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट SNA लॉ एसोसिएट्स के रुए रवा हैं, और पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन 50 से ज़ायद शहरों में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। और जहाँ पे ये बज़ाते ख़ुद भी इनको जहाँ पे भी अगर कहीं ट्रैवल भी करना पड़े तो ये वहाँ पे अपने मुकदमे की पैरवी के लिए जो है वो वहाँ पे ख़ुद भी जाते हैं। मुल्तान में अगर आप मुकीम हैं तो आप इनको बिलमुशाफ़ा जो है मुलाकात आप इनसे कर सकते हैं। स्क्रीन पे इस वक्त दिए गए जो नंबर हैं, ये नंबर इनका व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, आप इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और आप इनको कॉल करके इनसे शाम की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ये आपको उस हवाले से जो है उसमें मुकम्मल तौर पे जो आपकी कोई भी ऐसे मामलात जिसमें आपको कानूनी रहनुमाई चाहिए, वो इसमें आपकी भरपूर जो है वो रहनुमाई करेंगे। एक वसी तजर्बे के साथ आपको हमने कोशिश की है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करें। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज एक मरतबा फिर अपने कीमती वक्त में से जो है हमें अपनी ये चंद सातें जो अनायत फरमाई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए जो है ये एक बड़ी हेल्पफुल होंगी कि वो इन मामलात के जवाबात जो उनको नहीं मालूम होते, तो वो हमारे इस वीलॉग के तवसत से जो है वो आपसे हमारी मुलाकात भी हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है, और हम खुद भी बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इस गुफ्तगू से हमारे भी नॉलेज में आती हैं, तो हमें भी उसका फ़ायदा होता है और यकीनन हमारे नाजरीन जो हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि इस चैनल के तवसत से और आपकी इस गुफ्तगू से जो है वो अपने मसाइल का जो हल है उनको ढूंढने में उनको आसानी होती है। सर, वीडियो के आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे नाजरीन के लिए तो मैं आप प्लीज़ दे दीजिए। पैगाम सर यही है कि कोई भी फील्ड हो, उसमें उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, उनको सेलेक्ट करें, वो डॉक्टर हों या इंजीनियर हों या कोई भी फील्ड हो। उससे ये होता है कि आप जो है ना छोटे-मोटे मसाइल से बच जाते हैं। और दूसरा कोशिश करें कि जो भी आपका कोई ऐसा काम है जो कानून से रिलेटेड है, वो किसी जो आपके एरिया में जो सीनियर वकील कोई हों, उनसे ज़रिए करवाएँ। क्योंकि ये जो डायरेक्ट हम काम करते हैं, जो लोग करते हैं, उसकी वजह से फिर बाद में मसाइल क्रिएट होते हैं। मतलब अगर आपने कोई इवन के कोई दस्तावेज़ भी तैयार करनी है, मुआहदा बै कर रहे हैं, या किरायानामा लिखवा रहे हैं या कोई और डॉक्यूमेंट है, कोई तब्लीग करनी है, तो वो किसी एक मुतल्लिका एक्सपर्ट आदमी से लिखवाएँ। उससे ये होगा कि फिर आप
आइंदा के मुकदमात से बच जाते हैं, या मुकदमा हो भी सही तो आपकी जीतने के इम्कानात बहुत अच्छे होते हैं। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी और बड़े पते की बात की है कि जब आप किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे होते हैं, तो आप समझें कि आपका आधा काम जो है, वो हो चुका होता है। क्योंकि अगर कोई नाचदुरुपकार हैं, तो वो कोई ऐसी चीज़, ऐसा सुकम कोई आपके मुकदमे में रह जाए कि जिसमें बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये बेहतर है कि अगर आप पहले ही किसी ऐसे के पास, जो है एक्सपर्ट के पास, अगर आप उससे राय ले लें और उससे चीज़ जो है वो समझ लें सारी चीज़, तो आपके लिए आने वाले वक्त में आप के लिए, खुद के लिए, आपके लिए आसानी होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने बहुत ही मोहतरम दोस्त, बहुत ही मोहतरम उस्ताद शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरेट कोर्ट, SNA लॉ एसोसिएट्स के ये रूरवा हैं, मुल्तान में मुकीम हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।